नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अध्याय 10 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। आज अपना 10वां अध्याय के अंदर खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। आज अपन खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है कि खनिज किसे कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं, यानी भूमि को खनन क्रिया द्वारा रासायनिक और भौतिक जो धातु प्राप्त होती है, जो मनुष्य के विकास में उपयोगी है, उसको हम खनिज संसाधन कहते हैं। कहने का अर्थ है कि कोई भी वस्तु जमीन को खोदकर निकाली जाती है, उसके बाद में वो वस्तु मनुष्य विकास में सहायक है, तो हम उसको कहेंगे खनिज संसाधन। संसाधन का सीधा अर्थ है मनुष्य के विकास में सहयोग करने वाला कोई भी पदार्थ है, वो संसाधन कहलाएगा। खनिज का मतलब जमीन से खोद कर निकाला जाने वाला धातु है, जो रासायनिक है और भौतिक है और विकास में काम आता है, तो वो खनिज। तो दोनों मिलकर मनुष्य के विकास के अंदर सहायक होते हैं, इसलिए हम इसको शब्द को कहते हैं खनिज संसाधन। भारत के अंदर जो खनिज संसाधन है उसका 96% जो खनिज है भारत के अंदर मुख्य रूप से इन स्थानों पर प्राप्त होते हैं। यानी 96% जो खनिज है, हिमालय पर्वत, ये जो भाग आपको दिखाई देता है, यहां पर प्राप्त होता है। दूसरा ब्रह्मपुत्र घाटी, जो मानसरोवर जो झील है, वहां से एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, और वो भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश से जैसे प्रवेश करती है, ये घाटी क्षेत्र आता है। इसके आसपास क्षेत्र में भी हमें खनिज प्राप्त होता है। तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार। भारत का दक्षिण का जो क्षेत्र है, जो पठार है, उस पठार के अंदर हमें पर्याप्त मात्रा में खनिज प्राप्त होते हैं। चौथा है अरावली पर्वतमाला, जो राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला है, वहां पर खनिज प्राप्त होते हैं। और पांचवा जो भाग है वो भारत का दक्षिण तटीय मैदान। इन क्षेत्रों में भारत के अंदर जितने भी खनिज निकालते हैं, वो 96% खनिज इन 5 क्षेत्रों से हमें प्राप्त होते हैं। ये नहीं कहने का अर्थ है कि ये मुख्य क्षेत्र हैं। जब परीक्षा के अंदर किसी खनिज के बारे में पूछते हैं, तो हमें खनिज कहां प्राप्त होते हैं, इन स्थानों को आपको वर्णन करना है। अब ये जो खनिज है, खनिजों का हम यदि वर्गीकरण सही ढंग से कर लें, एक सारणी के रूप में उसको सही ढंग से जानकारी कर लें, तो हमें खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो पहले जो खनिज है, उस खनिज को कितने भागों में बांटा है, तो मुख्य रूप से हम उनको 3 भागों में बांटते हैं। एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज, और तीसरा है ऊर्जा खनिज। इस प्रकार से खनिजों को 3 भागों में बांटा, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। अब जो ये तो धात्विक खनिज है, उस धात्विक खनिज को भी हमने 2 भागों में बांटा। एक लोहा धातु खनिज और दूसरा है अलोहा धातु खनिज। अब परीक्षा में कई बार इन दोनों का अंतर पूछते हैं, धातु खनिज और अधातु खनिज में क्या अंतर है। कि जिस धातु के अंदर लोहे की मात्रा प्राप्त होती है, वो धात्विक खनिज कहलाएगा, और जिस धातु के अंदर लोहे की मात्रा नहीं मिलती है, वो अधात्विक खनिज कहलाएगा। अब ये 2 भागों में धात्विक खनिज को बांटा, लोहा धातु, अलोहा धातु। अब लोहा धात्विक के अंदर कौन कौन से खनिज आते हैं, तो क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन और कोबाल्ट, ये ऐसे खनिज हैं जिसके अंदर लोहे की मात्रा पाई जाती है। दूसरा है भाग एक अलोहा धातु खनिज, इसके अंदर जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। सोना, चांदी,
तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम, ये ऐसे धातु है जिसके अंदर किसी प्रकार के लोहे के अंश नहीं पाए जाते। तीसरा भाग आता है, दूसरा भाग जिसको हम खनिज में बांटा है, वह है अधात्विक खनिज। इसको एक ही भाग है, इसके दो भागों में नहीं, इसको एक ही भाग में बांटा गया है अधात्विक खनिज को, जिसके अंदर मुख्य रूप से जो खनिज आते हैं, चूना पत्थर, डालोमाइट, अब्रक और जिप्सम। ये ऐसे खनिज हैं जो अधात्विक हैं, जिसको अपन कह सकते हैं ये कठोर नहीं होते हैं, ये मुलायम होते हैं और किसी के साथ मिलाने से ये पिघल जाते हैं। तीसरा भाग आता है ऊर्जा खनिज। अब ऊर्जा खनिज को हमने दो भागों में बांटा, एक ईंधन खनिज और दूसरा है अणु शक्ति खनिज। अब ये दो भाग उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। ईंधन जो खनिज है तो मुख्य रूप से जो ऊर्जा ऊष्मा जिसे प्राप्त होती है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इनको हम ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। यानी हमारे कह सकते हैं भोजन के अंदर या बिजली पैदा करने में या अन्य अन्य कामों के अंदर भी इन चीजों को, जैसे फैक्ट्रियों के अंदर, मशीनें चलाने के अंदर, गाड़ी चलाने के लिए, रेल गाड़ी चलाने के लिए, इनके अंदर इस ईंधन खनिज का उपयोग किया जाता है। अब जो दूसरा इसका भाग है अणु शक्ति खनिज। अब ये जो अणु शक्ति जो परमाणु बम है, इससे भी बिजली पैदा की जाती है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से कौन से खनिज होते हैं? यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और इल्मेनाइट। ये ऐसे खनिज है जिसे अणु शक्ति बनाने के अंदर, इस बिजली के अंदर भी उत्पादन किया जा सकता है और परमाणु जो बम बनाए जाते हैं उनके अंदर भी इन खनिजों का उपयोग किया जाता है। अब आगे आता है कि भारत के अंदर जो कुल खनिज कितने हैं, तो हमारे भारत के अंदर कुल धात्विक खनिज है वो 89 है। 89 प्रकार के खनिज भारत के अंदर मिलते हैं। इसमें भी जो धात्विक खनिज है उन धात्विक खनिजों की संख्या 10 है, अधात्विक खनिजों की संख्या 52 है और सूक्ष्म जो खनिज है उनकी संख्या 23 है। और कुछ अन्य खनिज भी हैं जिनका भी वर्णन हमें पुस्तक में पढ़ने को प्राप्त होता है। अब आता है कि जो भारत का सकल घरेलू उत्पादन, यानी भारत की जो आय होती है मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों से होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कृषि, द्वितीय क्षेत्र का मतलब विनिर्माण और तृतीय क्षेत्र का मतलब सेवा क्षेत्र। अब ये दिन में हमें जीडीपी कहते हैं, हमारे देश की आय होती है सकल घरेलू उत्पादन, उसमें खनिजों का योगदान, इन खनिज से भी भारत को जो आय प्राप्त होती है उसमें योगदान है इसका 34%। यानी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है खनिज, जिसमें आय के अंदर इनकी भागीदारी होती है। 34% आय है वो हमें इन खनिजों से भारत को प्राप्त होती है। तो परीक्षा में हम मुख्य ध्यान रखने वाली बात है कि यदि हमारों को ये खनिज का वर्गीकरण और सारणी यदि हमें पूरी ज्ञात हो जाए तो ये 3 नंबर का सवाल, इसको अलग अलग भागों में अंतर पूछते तभी बताया जा सकता है। और फिर हमें कहां कहां ये से प्राप्त होता है भारत के अंदर, उसकी भी हमें पूरी जानकारी यहां से प्राप्त हो सकती है। कल हम भारत के अंदर जितने प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं उनकी मात्रा कितनी है, कितना प्रतिशत निकलता है और विश्व के अंदर हमारे खनिज निकालने का प्रतिशत कितना है, कौन से स्थान पर हम खनिजों के अंदर हमारा भारत का स्थान है, उसके बारे में कल हम विस्तार से जानकारी करेंगे। जय हिंद।